भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और उसमें पहले हमने पढ़ा था उदारवादी राष्ट्रवाद, आज हम बात करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद। भारतीय राज्य व्यवस्था, उग्रवादी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आपको और मिलते रहे और जैसे ही नया वीडियो बने आप उसे देख पाएं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं और लाइक अवश्य करें। हम बात कर रहे हैं उग्रवादी राष्ट्रवाद की। उग्रवादी राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना हुई और किस प्रकार से दो प्रकार की विचारधारा वाले उसमें लोग थे, नरम रुख वाले और गर्म रुख वाले। नरम रुख वाले उदारवादी कहलाए और गर्म रुख वाले उग्रवादी कहलाए। और 1906 से 1919 तक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का किस प्रकार विकास हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उग्र राष्ट्रीयता या उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की। सन 1892 में सुधार कानून की अपर्याप्तता। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उदारवादियों ने मांग करी, उनकी मांग पर 1892 में सुधार कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया, किंतु वह अपर्याप्त था। उससे जितनी हमको आवश्यकताएं थी वो उससे काफ़ी कम मात्रा में उनकी पूर्ति हुई। संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम था, लेकिन यह अधिनियम स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस से सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी और परिषदों के कार्य तथा अधिकार बहुत सीमित थे। अधिनियम की उपयुक्त त्रुटियों के कारण संवैधानिक पद्धति के आधार पर कुछ प्राप्त करने की आशा समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में सुधार कानून को उग्रवादियों ने अपर्याप्त माना। दूसरा है धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। उसी वक्त भारत के अंदर धार्मिक सुधार और नवजागरण शुरू हुए। हमारी संस्कृति की महत्वता लोगों ने समझनी शुरू की। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन को और ब्रिटिश शासन की अपमानजनक नीतियों का लोगों ने विरोध करना शुरू किया। लोग उससे असंतुष्ट होने शुरू हुए। अरविंद घोष ने कहा था, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। जिस प्रकार की लोगों में जागृति उत्पन्न हुई उस प्रकार से लोग वैचारिक रूप से क्रांति करने को उद्यत होने लगे। प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े, जिसमें सबसे अधिक भीषण 1896-97 का अकाल था, जिसका प्रभाव 7 अंग्रेजों ने उस समय किंतु शासन ने और रानी विक्टोरिया ने अपनी जयंती मनाने के लिए 1857 में ही दिल्ली का आयोजन कर पैसा पानी की तरह लुटाया। तो ऐसी स्थिति में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक था। आर्थिक असंतोष। तीसरा है लॉर्ड बेकन का यह कथन भी भारतीय उग्र राष्ट्रवाद पर पूरी तरह से लागू होता है। अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। भारत में सरकार ने विशेष रूप से भारत विरोधी नीति अपनाई। स्वदेशी आंदोलन लोगों ने किए, उसका सरकार ने दमनतापूर्वक हनन करना आरंभ किया। ऐसी स्थिति में भारत में उग्रवाद के उदय का प्रमुख कारण शिक्षित भारतीयों में बेकारी
और उससे उत्पन्न राजनीतिक असंतोष था। कई मामलों में अंग्रेजों ने जिस प्रकार आर्थिक हितों पर भारतीयों के कुठाराघात किया, उससे आर्थिक असंतोष का जन्म हुआ और उग्रवाद राष्ट्रवाद को बल मिला। भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकारता युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रीयता के उदय का एक कारण अंग्रेजों का भारतीय के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी दृष्टिकोण तथा प्रचार था। जिस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों को हीन मानते थे, कटुतापूर्ण उनसे व्यवहार करते थे, महात्मा गांधी तक का हमने पढ़ा है जीवन वृत्त, किस प्रकार अंग्रेजों का अपमान उन्होंने सहा। तो इस प्रकार की नीतियों से भी उग्रतावाद का उदय होना आरंभ हुआ। विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों विशेषकर नेपाल और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। इस दुर्व्यवहार के कारण 1903 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटकर डॉक्टर BS मुंजे ने दुखपूर्वक कहा था, हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य। ऐसी स्थिति में उग्रवाद को बढ़ावा मिला। पश्चिम के क्रांतिकारी विचारकों का प्रभाव। भारतीयों में अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से पश्चिमी विद्वानों के बारे में पढ़ने का मौका मिला। भारतीयों में इस प्रकार के गुण विद्यावान हुए, इस प्रकार के गुण आने लगे कि हमें भी इस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है, इसके लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का भारत पर प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ। भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। 19वीं सदी तक पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के किसी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904-05 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। तो यह भावना हुई कि पूर्व के देश और अफ्रीका के देश भी कुछ कर सकते हैं। बाल, लाल और पाल का नेतृत्व। उग्र राष्ट्रीयता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का नेतृत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था। ये नेता अटूट देशभक्त, ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। तिलक कहा करते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय ने अपनी सशक्त वाणी में कहा था, अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा का पात्र है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम यह सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इन नेताओं ने भिक्षावृत्ति का मार्ग त्याग कर आंदोलन का मार्ग अपनाने पर जोर दिया और महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में जागृति की अभूतपूर्व लहर उत्पन्न कर दी। तो महत्वपूर्ण भूमिका रही बाल, पाल और लाल की, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। भारत में उग्रवाद के उदय के लिए यदि कोई एक कारण सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी था तो वह है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। 1898 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने वही कार्य किया जो मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब ने किया था। इतनी अधिक कटुता इनके कारणों से, इनके कारनामों से, इनके कार्यों से भारतीयों के मन में उत्पन्न हुई कि वह रोष में आ गए, रोष उत्पन्न हो गया उनमें। बंगाल विभाजन इसमें सबसे बड़ी घटना है। इसके पश्चात किस प्रकार से उग्रवादी आंदोलन आगे बढ़ा, कांग्रेस में फूट हुई, उदारवादी और उग्रवादी 1905 में अलग अलग हो गए। उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और साधन हिंसा, तोड़फोड़ और सरकार के प्रति हिंसात्मक तरीके अपनाना उग्रवादियों ने आरंभ कर दिए। उग्र राष्ट्रवाद उदारवाद के विरुद्ध भी उतना ही बड़ा विद्रोह था जितना कि स्वयं साम्राज्य के विरुद्ध। उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा उग्रवादियों से नितांत भिन्न और बहुत कुछ अंशों में विपरीत थी। उदारवादी समझते थे कि ब्रिटेन और भारत के अंतिम हित समान है, किंतु उग्रवादियों के अनुसार ब्रिटेन और भारत के हित नितांत विरोधी है। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ चाहे कितना ही सहयोग क्यों न किया जाए, उसके द्वारा भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उग्रवादियों ने उदारवादियों के साथ साथ या ब्रिटिश
सरकार के साथ, ब्रिटिश शासन के साथ साथ उदारवादियों का भी विरोध करना आरंभ किया और अपने साधन और अपने लक्ष्य स्पष्ट किए कि पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा मौलिक और आखिरी अधिकार होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उग्रवाद के जन्म और विकास ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला। उदारवादियों का, नरम लोगों का भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा, किंतु इसमें कोई शंका नहीं कि उग्रवादियों के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के बाद अंग्रेज जहां बहुत सहम गए थे, बहुत डर गए थे और काफी हद तक उग्रवादियों के और क्रांतिकारियों के योगदान ने भी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद दिलाई।